लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी और मैंने होमवर्क दिया था जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। होमवर्क करके आपने डाउट पूछे हैं मुझसे, मैं क्लियर कर देता हूँ। होमवर्क डिस्कस करने के पहले एक चीज़, लास्ट क्लास में पेज 11 पर जो 18th क्वेश्चन हम कर रहे थे रेसिप्रोकल वाला, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल, है ना, उसमें एक मिस्टेक हुई थी जो कि इस बार किसी एक ने नहीं, पूरे 6 लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग इतनी ध्यान से देख रहे हो और खुद से कर रहे हो, क्योंकि अगर खुद से नहीं करोगे ना तो ये गलती पकड़ में नहीं आ सकती। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने खुद से नहीं किया, क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म केवल छाप लिया, तो उनको गलती पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। और मैंने कहा था मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो गलती ये हुई थी कि क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 18 जो था रेसिप्रोकल वाला, जिसमें डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल निकालना था हमको, इक्वेशन बनी थी और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया था। इसको हमने स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट करते वक्त मुझसे यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस लग गया था और वो बन गया था -4, जबकि यहाँ पर क्या है +4 है। और उस वजह से जो मिस्टेक हुई थी उसके कारण y की वैल्यू यहाँ 7 और यहाँ -3 आ रही थी, ठीक है। तो आंसर में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं होगा, बट हमारा आंसर गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कंडीशन ली थी, क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से खोलकर देखना, हमने कंडीशन ली थी लेट x इज ग्रेटर देन y। हमने क्या कंडीशन ली थी कि मान लेते हैं जो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, तो x बड़ा है y से। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, x -3 और y -7, कौन बड़ा है दोनों में से? -3 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी तो बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो यहां पर -3 इज ग्रेटर देन -7, ट्रू। 7 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। वहां पर इसका ठीक उल्टा आ रहा था, ये x आ रहा था, ये y आ रहा था, ये x ये y। आई बात समझ में? तो हमारी कंडीशन भी फॉल्स हो रही थी, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन करने के बाद, लास्ट क्लास में अगर क्वेश्चन करने के बाद ये कंडीशन चेक कर लेते ना, तो हमें वहीं की वहीं पता चल जाता कि कहीं तो गड़बड़ है। बट हम आगे निकल गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल गए एक्साइटमेंट में, ठीक है। तो जिस तरह से मैं एक्साइटमेंट में आगे निकल गया और मैंने ये कंडीशन चेक नहीं की, वैसा आप मत करना, ठीक है। गलतियां आपके सामने ही हो रही है, बिल्कुल एकदम नेचुरल। मैं कोई सॉल्यूशन रट कर नहीं बैठा हूं, ना ही मैं ये कहता हूं कि 100% मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, एकदम सब सही नहीं। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, टीचर हूं, तो क्या हो गया, मुझसे भी गलती हो सकती है और हो ही रही है, ठीक है। और हम उसको करेक्ट भी कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो सभी लोग ध्यान से देख लेना। इस बार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हर बार क्या होता था, केवल एक बच्चा या 2 बच्चे मुझे बताते थे कि सर ऐसा ऐसा है। इस बार 6 बच्चों ने मुझे बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग खुद से कर रहे हो, है ना। सॉल्यूशन जो आपको रियली में खुद से सॉल्व करना चाहिए वो आप खुद से कर रहे हो, ये देखकर फील कर मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आगे भी ऐसी गलतियां अगर होती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 6 नहीं, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है सभी मुझे चैट बॉक्स पर बताएं कि सर आपसे ये गलती हुई है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी गलती हो जाती उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मुझसे गलती हो रही है। चलो चलो, तो जो डाउट्स आए हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैंने होमवर्क दिया था पेज नंबर 12 का 7, 8, 9, 10। अब इसमें अगर 10 वाला मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बोलूँगा कि होमवर्क में जो पेज नंबर 11 पे मैंने 15th क्वेश्चन करवाया था ना, वो देख लो खोल कर, ठीक है। इसी तरह से 7, 8, 9, 10 की बात करें या फिर हम बात करें 26, 27, 28, 29, 30 की या 32 की, ये सब वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे हमने क्लास में किए हैं। तो अगर आपको होमवर्क में से कोई से भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो एक बार आप क्या करके देखो, जो क्लास के क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट क्लास में 12 से लेकर 22 तक पेज नंबर 11 के, वो आप करके देखो, आपको डेफिनेटली बनेगा, ठीक है क्या। अभी फिलहाल मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, 31st वाला, वो मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक ट्विस्ट है
जिस टाइप का क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, बट ये ट्विस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में फंस गया तो 95% लोगों से नहीं बनता है, गलत इक्वेशन बना देते हैं। ऐसा क्या ट्विस्ट है 31 वाले में, ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, ये जो होमवर्क था ना वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्लास में जो मैंने दिया था, इन सभी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो पीछे से मैच नहीं करेगा, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू मैच नहीं करेगी। ठीक है, ये करेक्शन मैं चाहूं तो करवा सकता हूं, बट मुझे नहीं करवाना है करेक्शन, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कितने लोग इस चीज को पकड़ पाए। मुझे लगभग 4 से 5 लोगों ने तो अभी तक रिप्लाई करके बता दिया कि सर ये वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मैच कर रही है, बट इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको होमवर्क बिल्कुल ईमानदारी से करना है और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है कि हाँ सर, जो ये वाला होमवर्क था इसमें इस पेज पर ये वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मैच कर रही है, बट इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ये इतनी होना चाहिए। क्लियर है? चल, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है आपका कि हाँ रियली आप जो कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसमें कॉन्फिडेंट हो। 31 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो लेट द मेन्स एज बी x years and the sum of ages of son to son be y years। तो यहां पर वो आदमी की एज कितनी ले ली, x ले ली, और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन कितनी ले ली, y ले ली। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं एक y1 ईयर का है और दूसरा y2 ईयर का है। ठीक है, ऐसा मन में सोचना है, केवल हमको y1 y2 निकालना है क्या? नहीं, हमारा मुद्दा क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एज ऑफ द मैन। आपको तो केवल मैन की एज बतानी है। ठीक है, आपको किसकी एज बतानी है? मैन की एज बतानी है। हम एक और चीज निकाल सकते हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन भी निकाल सकते हैं, दैट इज y भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि पहले और दूसरे बच्चे की अलग अलग एज निकाल लोगे तो क्वेश्चन उसके फेवर में नहीं है। ऐसी कंडीशंस ही नहीं दी हुई है, दोनों की एज को कंपेयर ही नहीं किया हुआ है कहीं पर, तो आप निकाल ही नहीं सकते ये कभी भी। ठीक है, तो यहां पर हमसे केवल और केवल एक चीज मांगी है कि वो आदमी की एज क्या है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चाहिए तो सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ चिल्ड्रन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने दोनों जो बच्चे हैं उनकी एज का सम y ईयर्स है, तो मान लेते हैं पहले की एज y1 है, दूसरे की एज y2 है। ये केवल समझने के लिए हम यूज करेंगे, बाकी इसका इक्वेशन में क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं है। ठीक है, हम पर्सनली चुपके से y1 y2 को ले लिया हमने, उसका हम केवल वर्चुअल यूज करेंगे समझने के लिए, क्योंकि ट्विस्ट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आफ्टर 5 years, तो ये तो क्या ले लिया हमने, प्रेजेंट एजेस ले ली। लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी मैन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हाँ, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर एज आफ्टर 5 years, तो मीन्स एज कितनी ले लूं मैं, 5 साल बाद x + 5 years। ठीक है, चलेगा। आफ्टर 5 years क्या ले सकता हूं मैं, जो आदमी है उसकी एज कितनी होगी, x + 5 years। सम ऑफ एजेस ऑफ सन, सम ऑफ एजेस ऑफ सन, तो y1 की एज कितनी होगी, 5। y1 की एज कितनी होगी, y1 + 5। उसी तरह से y2 की एज कितनी होगी, y2 + 5 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये चीज केवल हम ये लिखना नहीं है आपको, ये चीज केवल सोचना है
ठीक है, बट मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं, अगर आपका डाउट आया है तो ये चीज जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब y1 और y2 क्या है, y1 और y2 मिला के y है, तो मैंने यहां लिख दिया y, ठीक है, y1 और y2 मिलाकर क्या हो जाएगा y, तो मैंने यहां लिख दिया y, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। समझ में आई बात। काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है, y+5 ले लिया। क्यों भाई, एक बच्चा थोड़ी, दो बच्चे, तो अगर आफ्टर 5 ईयर एक बच्चे की एज 5 साल ज्यादा होगी तो दूसरे बच्चे की भी तो 5 साल ज्यादा होगी, तो या तो y+10 डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है। और अगर y+10 डायरेक्टली कैसे होगा, कहां होगा, तो मैंने बता दिया कि पहले की एज क्या है y1, दूसरे की एज y2, तो y1 में भी 5 प्लस करोगे, y2 में भी 5 प्लस करोगे, और y1 y2 का सम कितना है y। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, बट समझने के लिए केवल हमने लिखा है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बेसिकली आपको यही चीज यहां पर लिखनी है। क्यों लिखी हमने, क्लियर है, y+10 ईयर्स, इसको रफ करूंगा, केवल समझाने के लिए यूज किया था, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। क्लियर है अच्छे से। चलो, तो आपने क्या देखा कि हमने मैन की एज x ईयर ली और सम ऑफ एजेस ऑफ सन y लिया। आफ्टर 5 ईयर मैन की एज x+5 हो गई, सम ऑफ एजेस ऑफ सन y+10 हो गया। आगे कंडीशन क्या है, अ मेन्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो यहाँ पर 5 साल पहले की कंडीशन हम लिखना भूल गए, हमने डायरेक्ट 5 साल बाद चले गए। 5 साल पहले की कंडीशन में यहाँ लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition means age is 3 times the sum of ages of, तो x is equal to 3y। ये पहली इक्वेशन होगी 5 साल पहले की कंडीशन के पहले वाली। क्लियर है। वो आदमी की एज कितनी है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन से 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इस इंसान की एज 3 टाइम्स है दोनों की एज के सम से, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y, दोनों को इक्वेट करना है इसलिए। अब आफ्टर 5 ईयर की क्या कंडीशन है वो पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, आफ्टर 5 ईयर हिज एज यानी कि x+5 इज इक्वल टू y+10, इक्वल है क्या, नहीं, जो आदमी उसकी एज क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, ट्वाइस द एजेस ऑफ सम ऑफ हिज 2 सन्स। क्लियर है अच्छे से सभी को। इक्वेशन बन गई, बस आगे तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, आप ही को करना है ना, क्योंकि अब तो आप पारंगत हो गए बिल्कुल अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 3y, और दूसरी इक्वेशन बन गई यहां पर x माइनस 2y इक्वल टू 15। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहां पर 2y को इधर ले गए, 5 को इधर ले आए, तो 20 माइनस 5 15, x माइनस 2y इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं तक सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपका, अगर मैंने बता दिया आपको कोई भी डाउट हो, है ना, इवन 14 पेज पर मैंने दिए थे 38, 39, 40, इसके भी हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। अगर आपको 38, 39, 40 में कोई डाउट है तो आप क्लास में किए हुए क्वेश्चन को रिवाइज करो, फिर से करके देखो। ठीक है, वीडियो अगर आपके पास बचा हुआ है लिमिट तो आप उसको फिर से प्ले करके देखो लास्ट क्लास वाला, और समझो उसको अच्छे से। होमवर्क के क्वेश्चन तभी बनते हैं जब क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की हो, क्लास के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे हो। नहीं समझे हैं तो दोबारा करना पड़ता है। फिर आई बात समझ में? अगर आप इस तरह से डाउट्स डालते चले जाओगे, जो पढ़ा दिया है उसके भी डाउट्स आप डालते चले जाओगे, सेम टाइप के क्वेश्चन, केवल नंबर चेंज कर दिया है,
तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल हो, कोई भी हो। लैंग्वेजेस में फिर भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में फिर भी एक बार आप बोल सकते हो कि चलो सेम टाइप का आ सकता है, बट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इसमें सेम टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। इनमें आपको इस तरह से प्रिपरेशन रखना पड़ती है जनरलाइज वे में कि कुछ भी पूछ ले आना चाहिए आपको। उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन लगता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी 31 के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा है ना, वो मैंने या तो वो गलत आंसर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो मैंने आपको चैट बॉक्स पर रिप्लाई कर दिया है, या फिर अगर आपने 31 वाला पूछा है तो ये सॉल्व कर दिया है, इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इनके अलावा अगर कोई डाउट है तो मैंने उसका सॉल्यूशन क्या बताया, लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे वो एक और बार करके देखो, समझ कर देखो, डेफिनेट सी बात है आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 11 क्लास में जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें 22 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। 23 वाला करके देखते हैं। 23 पर जाएं उससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 23 वाले में हमें बोट का क्वेश्चन है ना, और बोट के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक वर्ड यूज होता है, 2 वर्ड यूज होते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो क्या आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर है? अगर नहीं है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से समझकर रख लो अपने दिमाग में, ठीक है। देखो, एक तो होता है क्या कि नदी है ना, नदी या कोई भी वाटर बॉडी हो गई जिसमें नाव चलती है, ठीक है। तो नाव को कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे बोट बोलेंगे, ठीक है, और जो नाव चलाने वाला है या बोट की जगह स्टीमर भी बोला जाता है ना, स्टीमर या बोट, ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं, बोट या स्टीमर। ये दोनों का मीनिंग क्या होगा? नाव, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, बोट हो या स्टीमर हो, ये दोनों ही जो पानी की स्पीड है, पानी का बहाव रहता है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वाटर स्थिर है, वाटर स्टिल वाटर है, यानी कि स्थिर वाटर है, पानी की कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। बट हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए पानी को ये स्थिर नहीं रखते हैं, पानी को कैसा? बहता हुआ रखते हैं। कैसा पानी? बहता हुआ पानी, ठीक है। और उसके अंदर हमारी नाव, क्लियर है, हमारी बोट उसके अंदर। अब अगर पानी का डायरेक्शन क्या है, पानी के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक है, पानी के बहाव का डायरेक्शन क्या है, ये है, और हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी बोट की स्पीड क्या होगी। मान लो हमारी बोट 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और पानी 2 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, ठीक है। हमारी बोट इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो पानी का स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि बोट कितने की स्पीड से जाएगी इस डायरेक्शन में? तो नेट स्पीड हो जाएगी बोट की 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी को क्या बोला जाता है? स्ट्रीम। वाटर तो बोला ही जाएगा, बट वाटर से मिलकर क्या बनती है? एक धार बनती है, धारा बनती है, ठीक है। तो इस पूरे पानी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर है अच्छे से? तो क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। वर्ड से ध्यान आया, एक एज वाले क्वेश्चन में हेंस वर्ड यूज किया गया है ना। हेंस, हेंस का मतलब होता है आफ्टर। आई थिंक मैं बता देता हूं बीच में इंटरप्ट करके कि आपको हेंस वर्ड कौन से क्वेश्चन में, 32 वाले क्वेश्चन में, पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 32 में यूज किया गया 10 ईयर हेंस, ठीक है। तो ये हेंस का मतलब क्या होता है? एज वाले क्वेश्चन में हेंस वर्ड यूज होता है। 10 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, मतलब इतने साल बाद, आफ्टर, ठीक है।
तो हेंस का मीनिंग होता है आफ्टर। तो कभी भी आपको एज वाले क्वेश्चन में हेंस मिले, इतने ईयर हेंस, दैट मीन्स क्या होता है, आफ्टर दिस मच ईयर्स। ठीक है, तो ध्यान आ गया इसलिए मैंने बीच में बताया। चलो लिंक टूट गई हमारी, कोई बात नहीं। तो बोट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, उसमें बोट स्टीमर, इसका मतलब क्या होता है, आपकी नाव हो गई, दैट इज ये। और नाव किस में चलती है, अपनी नदी में। तो पानी की क्या होती है, स्ट्रीम होती है। तो स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर और स्टीमर की स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड कितनी हो गई, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसमें दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बोट है ये कहां जा रही है, डाउन स्ट्रीम। ये बोट कहां जा रही है, डाउन स्ट्रीम। डाउन दी स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ। पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे स्लाइड बनी हुई और डाउन जा रही है तो डाउन स्ट्रीम, नहीं। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ में। क्लियर है अच्छे से। जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर आप नाव चलाओगे तो आपकी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बोट की स्पीड प्लस पानी की बहाव की स्पीड, पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और वो बन जाएगा डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। समझ में आई बात। इसी का ठीक उल्टा अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी इधर बह रहा है और बोट इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, बोट इधर जा रही है, तो यहां पर बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड तो वही 10 किलोमीटर पर आवर है, बट पानी इधर बह रहा है। ठीक है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, जो आपकी नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 10 - 2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। और ये क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्यों बोला है, क्योंकि जिस तरफ पानी का डायरेक्शन में है हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से कुछ ऐसा फील होगा कि हम कुछ रेजिस्ट करते हुए जा रहे हैं। समझ में आई बात। तो यहां किस चीज को रेजिस्ट करते हुए जा रहे हैं, पानी के बहाव को। पानी का बहाव इधर 2 की स्पीड से जा रहा है, हमारी बोट 10 की स्पीड से जा रही है, तो 10 - 2 नेट स्पीड क्या हो जाएगी हमारी बोट की, 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात अच्छे से, क्लियर है सभी को। चलो, तो ये डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ, अप स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट में। तो क्वेश्चन में हमको सब कुछ अब समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर सकते हैं और उसको इक्वेशन के फॉर्म में जमा सकते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोच सकते हो इसको केवल। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, अ बोट गो 16 अप स्ट्रीम, 24 डाउन स्ट्रीम इन 6 hours, also it covers 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेट the speed of boat in still water, मतलब अगर पानी स्थिर है तो वहां पर बोट की स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान ली, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड निकाली, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको कंक्लूड करना होगा क्या, कि अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो स्पीड ऑफ बोट गोइंग
डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम अगर जा रही है, ठीक है, बोट कैसे जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, पानी के बहाव के साथ में जा रही है, तो स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम क्या होगी, पानी की स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे ही स्पीड ऑफ बोट गोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जा रही है तो बोट की स्पीड माइनस पानी के बहाव की स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये एग्री करते हो, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और टाइम कितना लगा, 6 घंटे, ठीक है। तो यहां पर हमें टाइम दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम भी गई, अप स्ट्रीम भी गई और कुछ कुछ किलोमीटर्स गई और हमें टाइम दिया हुआ है। क्या हम इक्वेशन को पूरा टाइम के फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं, क्या हम इक्वेशन को पूरा टाइम के फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं क्या, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। क्या हम ये बता सकते हैं कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते वक्त डिस्टेंस क्या था, 16 किलोमीटर, स्पीड क्या थी, अप स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड ये थी, ठीक है। वैसे ही 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते वक्त कितना टाइम लगा, वही 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया वो, ठीक है। एक मान लो एक बोट है आपके पास 6 घंटे हैं, तो आप पानी के बहाव के साथ में 24 किलोमीटर गए, ठीक है, और पानी के बहाव के अगेंस्ट कितना है, 16 किलोमीटर, समझ में आई बात। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम पानी के बहाव के अगेंस्ट में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ में आपने 6 घंटे में ट्रैवल किया, समझ गए अच्छे से। तो इक्वेशन बनाते हैं, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 16 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम जाते वक्त x माइनस वाई, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। वैसे ही टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी, x प्लस वाई, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, टाइम टेकन टू कवर 16 अप स्ट्रीम, ये टाइम टेकन है 16 अप स्ट्रीम का, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने, 6 घंटे। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, आपकी पहली इक्वेशन बन गई, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन के लिए आगे पढ़ो, ऑल्सो इट कवर 12 अप स्ट्रीम एंड 36 डाउन स्ट्रीम। तो अब यहाँ पर मैं पूरी रामायण वापस से नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये सब हम पूरा समझने के लिए कर रहे हैं। आप डायरेक्ट ये लिख दिया ना आपने, अगर आपने ये लिख दिया तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखकर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज कहाँ से किया आपने, यहाँ से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये लिखा आपने पोर्शन सपोज करने का, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये लिखा है। एग्जाम में बिल्कुल जरूरत नहीं है इसके लिखने की, क्लियर है। ये लिखना हो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे समझ जाएंगे, क्योंकि स्पीड आपने यहाँ मेंशन कर दी है और यहाँ पर कर दिया, क्लियर है अच्छे से। और यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो समझने वाला सब समझ लेगा अपने आप, ठीक है। सेकंड कंडीशन की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल्सो इट कवर्ड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर और 36 डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और टोटल टाइम ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू कम बैक डाउन द स्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम। जो ये था वही ये था, वही ये था, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है आपके पास। आपको इस तरह की इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है। आई थिंक मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की, आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ और फाइनल आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आपको आना चाहिए इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते थे इस तरह के क्वेश्चन में, लेट x 1/x माइनस वाई इक्वल टू p और 1/x प्लस वाई इक्वल टू q, ठीक है। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बन जाती है, आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है 16p प्लस 24q इक्वल टू 6, और दूसरी वाली इक्वेशन बन जाती है 12p प्लस 36q इक्वल टू 6। अब ये दोनों इक्वेशन इतनी आसान बन गई एकदम, है ना। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये अगर 6 से तो हो नहीं सकती, 4 से भी नहीं, 2 से ही डिवाइड होगी, और ये किससे, 6 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, p और q की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर डाल दो। x y की वैल्यू फाइनली निकालनी है आपको, तो x और y की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे का मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सिखाया किस लिए, इसी दिन के लिए तो सिखाया कि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, आप सॉल्व करो, ठीक है। तो x आपका आना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर, और y आपका आना चाहिए 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। और नीचे फिर आप क्या कर दोगे, सॉल्व करो, आपको तुरंत अभी के अभी करना चाहिए, ठीक है, बाद के लिए नहीं रखना है आपको, है ना, जगह थोड़ी छोड़ोगे। तो आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए इस वक्त और पूरा सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना चाहिए, और उसके बाद प्ले करके देखना चाहिए ये कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करने वाला हूं मैं आज, ठीक है। लास्ट क्लास है ये लीनियर इक्वेशन की, और अगर लास्ट क्लास में भी आप इक्वेशन खुद से सॉल्व करके आंसर नहीं ला पाओगे तो फिर क्या मतलब है इतना सारा इतना डिटेल में लीनियर इक्वेशन पढ़ाने का, ठीक है। तो x यानी कि स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर कितनी आ गई, 8 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 24 को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको वर्क वाला क्वेश्चन है, वर्क इन टाइम वाला। तो वर्क इन टाइम वाले क्वेश्चन एनटीएससी में भी आते हैं, है ना। एनटीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती है, बट वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे किए जाते हैं ये देखते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब जब बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं तो 90% बच्चे तो कर ही नहीं पाते इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बोला है 8 men and 12 boys, यानी कि 8 आदमी 12 बच्चे 5 दिन में कोई काम को कर लेते हैं, जबकि 6 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 7 दिन में करते हैं। काम वही है। काम क्या है? काम वही है। मान लो एक दीवार बनाना है तो वो एक काम है, ठीक है। तो 8 आदमी 12 बच्चे उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं, जबकि 6 आदमी और 10 बच्चे मिलकर उसको 7 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। हमें यह निकालना है कि एक अकेला आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है और एक अकेला बच्चा उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आई बात समझ में? तो लेट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन to finish the work be x days। कितने दिन? x दिन लगते हैं, ठीक है। सेम टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क बी y days, ठीक है। हमारी बात समझ में? एज इट इज हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि हमने क्या माना कि एक अकेले आदमी को x डेज लगते हैं, एक अकेले बच्चे को y डेज लगते हैं काम खत्म करने में, ठीक है। अब जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम चलें अगर, तो यहां पर हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो इक्वेशन किस टाइप से बनती है वर्क वाले क्वेश्चन में ये देखेंगे हम, ठीक है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वर्क वाले, इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना होता है कि एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक बच्चा एक दिन में कितना वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, वर्क डन बाय वन बॉय इन वन डे, ठीक है। ये हमें निकालना होगा। तो एक बात बताओ, वन मैन अलोन, वन बॉय अलोन, ठीक है। अगर आपको मैंने कोई काम दिया जो कि 2 दिन में फिनिश होता है, मैंने आपको कोई काम दिया और वो 2 दिन में फिनिश होता है, क्लियर है। हम ये मानकर चलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहे हो, यानी कि कांस्टेंट एक फिक्स स्पीड है उससे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जैसा आप करते हो कि आपको आज मैंने होमवर्क दिया तो आप आज तो कुछ भी नहीं करोगे, कल भी नहीं करोगे, जब सबमिट करना है, जब मैं मांगूंगा तब करने बैठोगे, ठीक है। ऐसे नहीं मान रहे हम क्या मान रहे हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आइडियल कंडीशन क्या होती है कि स्पीड सेम रहती है, ठीक है। हर वक्त सेम स्पीड से काम चल रहा है, सेम रेट से काम चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बोलें कि एक अकेला इंसान x दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, तो इसको हम कैसे समझ रहे हैं? इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि अगर हम कोई काम 2 दिन में खत्म करते हैं तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे हम? आधा। अगर हम 2 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा वो? आधा। वैसे ही अगर कोई काम हम 4 दिन वाला है, 4 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना होगा? 1/4, 1/4। वैसे ही अगर कोई काम है जो हम अकेले 10 दिन में खत्म कर पाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम? 1/10, 1/10। समझ में आई बात? तो वैसे ही एक इंसान यहां पर एक दिन में कितना वर्क करेगा? एक इंसान x डेज में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा बताओ? 1/x। कितना? 1/x। क्लियर है? वैसे ही
एक बच्चा एक दिन में एक बच्चा पूरा काम y डेज में खत्म करता है, तो एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/y। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो एक आदमी एक दिन में इतना काम कर पाता है, एक बच्चा एक दिन में इतना काम कर पाता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 आदमी 12 बच्चे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है? 8 आदमी, तो 8 इंटू 1 मैन कैन डू 1x ऑफ वर्क, 1/x ऑफ वर्क। तो 8 आदमी कितना काम करेंगे? 8 इंटू दिस प्लस एक बच्चा 1/y वर्क करता है, तो कितने बच्चे हैं 8 आदमी के साथ में? 12 बच्चे हैं। तो 12 बच्चे कितना काम करेंगे? 1/y काम करेंगे। ठीक है, तो पूरा काम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से पढ़ो। पूरा काम 8 आदमी 12 बच्चे जो पूरा काम कर रहे हैं वो 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 1/5। क्लियर है? तो जो हमने ये लिखा है ये क्या है? वर्क डन इन 1 डे। क्या लिखा है हमने? वर्क डन इन 1 डे। तो 8 आदमी और 12 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 ऑफ वर्क करेंगे। 8 आदमी 12 बच्चे 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का हमने निकाला कि एक दिन में 8 आदमी इतना काम करेंगे, एक दिन में 12 बच्चे इतना काम करेंगे, और एक दिन में टोटल काम कितना होगा? 1/5 ऑफ दी वर्क कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? ये कैसे आया? यहां पर ध्यान से देखो, एक आदमी 1/x वर्क कर रहा है, एक बच्चा एक दिन में 1/y वर्क कर रहा है। अब ये 1/x 1/y कैसे आया? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि 1/x 1/y जब मैंने बताया तब तो आपने सुना नहीं, बट कैसे आया प्लीज एक बार और बता दो। तो मैं एक बार और बता देता हूं, यहां पर होता है इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा। 1/x और 1/y ऐसे आया, मैंने आपको कोई काम दिया जो आप 10 दिन में कर सकते हो। ठीक है, 10 दिन में पूरा काम कर सकते हो, तो एक दिन में कितना होगा? 1/10 होगा। मैंने कोई आपको काम दिया जो आप 2 दिन में खत्म करोगे, मैंने कोई आपको काम दिया जो 2 दिन में खत्म हो सकता है, तो एक दिन में आधा होगा, 1/2। वैसे ही ये x डेज हैं, तो एक दिन में 1/x होगा। वैसे ही ये y डेज हैं, तो 1/y होगा। तो वैसे ही 5 दिन थे, तो कितना काम होगा एक दिन में? 1/5। ठीक है, और एक आदमी 1/x वर्क कर रहा है, तो 8 आदमी कितना करेंगे? 8 इंटू वर्क डन बाय 1, 12 बच्चे इंटू वर्क डन बाय 1 बच्चा इन 1 डे। क्लियर है? तो 8 आदमी 12 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 ऑफ वर्क करेंगे। तो ये इक्वेशन फाइनली कैसा रूप ले लेगी? 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड बनेगी। इक्वेशन सेकंड को मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। क्या लिखा है? वाइल 6 men 8 boys, 6 men 8 boys 7 days। ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई इक्वेशन? अब आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, आपको लेट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। ठीक है, p और q के फॉर्म में इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x और y की वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे? 1 man alone can finish the piece of work in this much days, 1 boy alone can finish the work in this much days। क्लियर है? तो x और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी वो मैं बता देता हूँ, ये आपको खुद को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इक्वेशन आपने बहुत सारी सॉल्व कर ली, अगर फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मैं रैंडमली किसी को भी 5 बच्चों 10 बच्चों किसी को भी मैसेज करके बोलूंगा कि आज की क्लास अगर अटेंड कर ली है तो ये पूरा मुझे भेजो। ये ऐसा अधूरा नहीं मिलना चाहिए मुझे, इसके आगे पूरा सॉल्व चाहिए और लास्ट में आंसर चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? नहीं तो कोचिंग बुलाकर फिर यहां पर अच्छे से बैठाऊंगा अच्छे से। आई बात समझ में? ये मत सोचना कि बुला नहीं सकते। तो 1 man
यानी कि x की वैल्यू 70 डेज और y की वैल्यू 140 डेज आना चाहिए। 70 डेज और 140 डेज। क्लियर है सभी को अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बार बार रिपीट किया है, फिर भी समझ में नहीं आया तो पीछे कर लो, एक बार रिवाइंड कर लो और फिर से समझ लो। और सॉल्व करने का तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आसान भी है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। क्या लिखूं? यूनिट्स। एंड the breadth of the rectangle be y units। ठीक है, तो लेंथ को हमने x यूनिट ले लिया, ब्रेथ को y यूनिट्स ले लिया। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, केस 1, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो x माइनस 5 यूनिट्स और ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 यूनिट्स। तो नॉर्मली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है ना? तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? तो ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू वाई। आई की नहीं बात समझ में? ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू वाई। अब केस 1 में न्यू लेंथ और विड्थ आई, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि ओरिजिनल एरिया जो भी है क्या वो इक्वल है क्या न्यू एरिया के? न्यू एरिया क्या होगा? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2। क्या न्यू एरिया और ओरिजिनल एरिया इक्वल है क्या? नहीं। हमें क्या बोला है? साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ऐसा कुछ किया तो एरिया कितना घट जाएगा? 80 स्क्वायर यूनिट्स घट जाएगा। यानी कि ये जो नया एरिया आया है ये 80 कम है, तो यहां पर 80 को ऐड कर दो। ठीक है, हमें क्या बोला? अगर ऐसा और ऐसा करते हैं तो जो न्यू एरिया है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऐसे ही लिखा है, देन दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल एरिया था वो 80 ज्यादा हो जाएगा किससे? न्यू एरिया से। तो न्यू एरिया में 80 का प्लस कर दिया क्योंकि हमको इक्वेशन बनानी है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? ये पहली इक्वेशन आएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए केस 2,
केस 2 क्या बोला है आगे हमको, हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स, x plus 10 units or decrease the breadth by 5 units, the area increased, तो यहां पर अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला जा रहा है हमें कि जो ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, और जो न्यू एरिया है उसमें न्यू एरिया क्या बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, न्यू एरिया इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स, तो न्यू एरिया बड़ा होगा तो उसको छोटा कर देते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए और हम बराबर यानी कि इक्वल टू का साइन लगा पाए, इक्वेशन बना पाए, ठीक है। इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वल टू का साइन लगता है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 70 आ गई, और इक्वेशन सेकंड में हमने इसमें क्या किया, 5 का डिवीजन कर दिया, तो ये और सिंपल बन गई x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20। क्लियर है क्या अच्छे से। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इसके आगे आप ही को सॉल्व करना है। आप जानते हो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान है इक्वेशन को सॉल्व करना, कर लोगे अच्छे से। इक्वेशन चेक कर लेते हैं सही आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन आई है आपके पास, है ना, हो सकता है आपने x को विड्थ लिया हो और y को लेंथ लिया हो, तो यहाँ पर लेंथ कितनी आना चाहिए आपकी, लेंथ आना चाहिए, x मैंने लेंथ ली है तो लेंथ 40 यूनिट्स, लेंथ 40 यूनिट्स और विड्थ 30 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके आगे आप सॉल्व करोगे, लेंथ 40 यूनिट्स आना चाहिए और विड्थ 30 यूनिट्स आना चाहिए। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आपको काफ़ी बार सिखा दिया है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल विड्थ को कंसिडर किया, एरिया ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि x इंटू वाई। फिर लेंथ और विड्थ में ऑल्ट्रेशन हुआ तो हमें कंडीशन दी थी कि जो नया एरिया रहेगा वो 80 छोटा रहेगा, तो हमने प्लस 80 करके यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वेशन बना गई। केस 2 में हमें बोला कि लेंथ में ये ऑल्ट्रेशन है, विड्थ में ये ऑल्ट्रेशन है, और इस ऑल्ट्रेशन के कारण जो नया एरिया है वो कितना 50 छोटा होगा, 50 बड़ा होगा, तो हमने उसको छोटा कर दिया, इसके बराबर बना दिया और इक्वेट करके पूरा सॉल्व कर लिया। समझ में आई बात अच्छे से सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैंने टेस्ट पेपर का बोला था बट टेस्ट पेपर डिस्कस नहीं कर पाए हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम इस वाले होमवर्क, आज के होमवर्क के डाउट के साथ में टेस्ट पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास हमारी टेस्ट पेपर प्लस लीनियर इक्वेशन के आखिरी होमवर्क के डाउट, है ना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आज ख़त्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम हम सारी कर लेंगे। आई थिंक इसके अलावा मैंने कुछ छुड़वाया नहीं था आपको लीनियर इक्वेशन में,
तो लीनियर इक्वेशन में इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। हाँ, पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो या तो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रायोरिटी रहेगी टेस्ट पेपर और इस चैप्टर के डाउट, ठीक है। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सारे ही क्वेश्चन बढ़िया हैं, क्यों? क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड है, रियल लाइफ सिनेरियो पर बेस्ड है। आई बात समझ में? तो आप सोच सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। तो व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट्स। तो यहाँ पर क्या किया, एक आदमी था जिसने 8% इंटरेस्ट रेट से एक अमाउंट लगा दिया और दूसरा अमाउंट लगा दिया 6% इंटरेस्ट रेट से। तो हमें ये अमाउंट्स निकालना है कि कितने परसेंट से कितना अमाउंट लगाया उसने। तो हम यह मान लेते हैं, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, लेट द अमाउंट invested at the rate of 8% be x rupees, कितने x rupees, और amount invested at the rate of 6% be at the rate, पता है ना, at the rate y rupees, ठीक है। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि 8% से जितना पैसा लगाया वो कितना है x रुपीज, और 6% से जितना पैसा लगाया वो कितना है y रुपीज। क्लियर है? अब इंटरेस्ट दो तरह का होता है, आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर क्वेश्चन एकदम सिंपल रखा है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट डाला गया है। अगर टफ बनाना होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट डाला जाता, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन बनाया है सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो हमें क्या बोला है कि उसने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा इन्वेस्ट करना मतलब किसी को ब्याज पे दे देना, ठीक है, किसी को ब्याज पर दे देना, यानी कि इंटरेस्ट पर दे देना। लाइक आपके पास आज 10,000 रुपीज है और आपके दोस्त को मोबाइल फोन लेना है, उसको नीड है कि मुझे कुछ और लेना होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपीज आपने क्या किया, उसको दे दिए, बट आपने एक कंडीशन रखी कि नहीं, ये 10,000 रुपीज मैं दे तो रहा हूं, बट तू मुझे कब लौटाएगा। तो उसने बोला 1 साल बाद। तो आप क्या बोलोगे कि 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पूछेगा कितना परसेंट, तो आप बोलोगे 6% या 8%, जो भी आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो वो 1 साल बाद जब आपको पैसे लौटाएगा, 1 साल बाद जब वो आपको पैसे लौटाएगा, तो कितना इंटरेस्ट के साथ में वो लौटाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये चीज आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो एक बार रिवाइज हो गई आपकी। तो वैसे ही एक आदमी था जिसने 8% से x रुपीज लगाए, 6% से y रुपीज लगा दिए। अब उसको रिटर्न जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उसने अलग अलग अमाउंट x रुपीज 8% पर, y रुपीज 6% पर लगाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दस ही रिसीव रुपीज 248 एज एनुअल इंटरेस्ट। मतलब इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट मिलाकर उसको कितना मिला, 248 रुपीज मिले, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब प्रॉफिट हुआ उसको। मान लो उसमें इसने 2,000 रुपए लगाए, इसमें 3,000 रुपए लगाए, तो दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर उसको जो भी मिला वो कितना मिला, 248 रुपीज। क्लियर है? अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे, अगर उसने इंटरचेंज किया होता है अमाउंट, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब जितना अमाउंट उसने इधर लगाया है वो इधर लगाता, जितना इधर लगाया वो इधर लगाता, तो उसको 34 रुपीज कम मिलते। आई बात समझ में? उसको कितने, 34 रुपीज कम मिलते। तो हमें इसी चीज को किस में फ्रेम करना है, इसी चीज को हमें इक्वेशन में फ्रेम करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट मतलब 8% वाला, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, x, रेट 8% टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो कितना आ गया ये 8x अपॉन 100। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है।
वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है y और रेट कितना है 6 टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो SI2 कितना हो गया 6y बाय 100। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है SI1 प्लस SI2 मिलाकर कितना अमाउंट मिल रहा है बताओ, 248 रुपीज। क्या बोला है हमें, 248 रुपीज आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलेंगे हम, 8x प्लस 100 प्लस 6y अपॉन 100 इक्वल टू 248 रुपीज। क्लियर है अच्छे से। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, और सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 6y, 100 को एलसीएम ले लिया, 100 कहाँ चला गया इधर, 24800। क्लियर है अच्छे से सभी को। तो यहाँ 8x प्लस 6y 24800, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हमसे क्या बोला है कि अगर उसने अमाउंट एक्सचेंज किया होता, है ना, अगर उसने अमाउंट एक्सचेंज किया होता, यानी कि एक्सचेंज मतलब 8% पर y रुपीज लगाए होते और 6% पर x रुपीज लगाए होते। ठीक है, x रुपीज एट द रेट ऑफ 6% एंड y रुपीज एट द रेट ऑफ 8%। अगर ऐसा किया होता उसने, है ना, क्वेश्चन में यही लिखा है कि अगर उसने अमाउंट इंटरचेंज किया होता तो क्या होता। तो ऑब्वियस बात है, इक्वेशन जो बनती आपकी, है ना, यहां पर क्या आ जाता, यहां पर y आ जाता और यहां पर x आ जाता। तो यहां पर 8y हो जाता और यहां पर 6x हो जाता। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या चेंज आता वो मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं। इक्वेशन में चेंज आता 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y। अब क्या बोला है हमको कि 248 रुपीज मिलते थे उसको, तो 34 कम मिलते तो कितने हो जाते, 214 रुपए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, 214, और जो 100 है वो भी आता है इधर, तो यहां पर ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से सभी को। एक बार फिर से देखेंगे, अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने x रुपीज 8% से, y रुपीज 6% से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, इतना आया पहला, दूसरा इतना आया। कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि साल भर में जो इंटरेस्ट आया वो कितना था, 248। तो दोनों इंटरेस्ट को मिलाकर 248 है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 100 इधर आ गया, तो 8x प्लस 6y ये इक्वेशन बन गई। अब आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर उसने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो इंटरचेंज कर देता, मतलब x रुपीज 8% की जगह 6% पर और y रुपीज 6% की जगह 8% पर, तो क्या होता। तो ऑब्वियस बात है, यहां चेंज आता तो यहां चेंज आता, यहां चेंज आता तो यहां चेंज आता, और फिर इक्वेशन में। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 8y। क्यों, क्योंकि यहां पर 6x होता, यहाँ 8y होता, और अपॉन 100 इधर चला गया। और यहां पर 248 की जगह 214 कैसे आया, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ही वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 34 लेस। तो 34 रुपीज कम मिलते, तो पहले कितने मिले, 248। देखो अब कितने 34 लेस, तो कितने हो गए, 214 रुपए हो गए। 214 और जो नीचे 100 है वो यहां पर आएगा। क्लियर है, तो 21400 ये आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो, सॉल्व कर सकते हो इसको। यहां पर आपका कौन सा वो वाला लग जाएगा कि पहली और दूसरी इक्वेशन को एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके आंसर्स क्या आना चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके हाथों हाथ सॉल्व करना है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट भी नहीं लगना है आपका। क्लियर है अच्छे से। मैं जानबूझकर इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं होमवर्क मंगवाऊंगा। कोई भी 5-6 बच्चे चूज कर लूंगा मैं और बोलूंगा होमवर्क नहीं, क्लास वर्क भेजो। आज की क्लास अटेंड कर लिए तो पूरी क्लास का फोटो, जो क्वेश्चंस किए उसके फोटो खींच कर भेजो, और आपको फिर फोटो क्लिक करके भेजने होंगे। और मुझे अगर इसके बाद डायरेक्ट आंसर दिखा तो मैं कोचिंग बुलवा कर यहीं पर सॉल्व करवाऊंगा बैठाकर। आई बात समझ में? क्लियर है। और पूरा होमवर्क वगैरह सब कुछ चेक कर लूंगा, फिर जो भी मिसिंग होगा पूरा करवाऊंगा एक ही बार में, एक ही दिन यहां बैठाकर।
आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये चीज। तो जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो आपकी आना चाहिए 2500 रुपये और 800 रुपये। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 2500, y की जो वैल्यू है वो 800। ठीक है, अच्छा 27 वाला 27 क्वेश्चन 27 में हमें बोला ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस and lemon set 15% gain, a shopkeeper gains rupees 84. However, if he sells tea set 5% gain, lemon set 10% gain, he gains rupees 104. Find the price of tea set and that of the lemon set paid by the shopkeeper. तो शॉपकीपर जो पे करता है ना, मान लो ये मार्कर मैं किसी दुकान से लाया और मैंने ये 25 रुपए का खरीदा मार्कर, ठीक है, बट वो दुकानदार ने भी 25 का खरीदा होगा क्या? नहीं, वो सोशल सर्विस करने थोड़ी बैठा है, उसने ये 20 में खरीदा होगा तो मुझे 25 में दिया उसने, 5% उसने 5 रुपए कमाया उसने। तो वो जिस प्राइस में खरीद के लाया वो निकालना है, और उस प्राइस को क्या बोलते हैं बताओ? आपको अच्छे से पता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, सबसे पहले क्या है? टी सेट। लेमन सेट की वाई, तो दोनों की सीपी हमने एज्यूम कर ली। यहां पर हमें क्या बोला है? ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, तो लॉस कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो लॉस ऑन टी सेट 5% ऑफ एक्स, कितना लॉस होगा? 5% ऑफ एक्स, क्योंकि टी सेट की सीपी क्या है? एक्स, तो लॉस ऑन टी सेट क्या होगा? 5% ऑफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, तो 5% परसेंट मतलब अपॉन 100 इंटू एक्स, तो 5x अपॉन 100 हो जाएगा। तो लॉस ऑन टी सेट ये हो गया। गेन ऑन लेमन सेट, गेन ऑन लेमन सेट 15% ऑफ वाई, कितना है? 15% ऑफ y, तो 15% ऑफ y, क्लियर है? तो 15y बाय 100, क्लियर है अच्छे से सभी को? तो यहां पर हमें क्या बोला है कि जो दुकानदार है उसने 5% लॉस हो गया उसको लेमन सेट पर, सॉरी टी सेट पर 5% का लॉस हो गया, लेमन सेट पर 15% का गेन हो गया, फिर भी उसको फायदा हुआ 84 रुपीज का, यानी कि फायदा हुआ, गेन हुआ, लॉस भी हुआ, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसको फायदा हुआ कितना? 84 रुपीज का। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप भी दुकान पर जाते हो जैसे, है ना, कोई भी किराने की दुकान पर या स्टेशनरी वगैरह कहीं भी, ठीक है, मान लो आप बुक लेने गए, ठीक है, आपको 2 बुक चाहिए, कोई सी भी 2 बुक चाहिए, ठीक है, एक साइंस की चाहिए, एक मैथ्स की चाहिए, मान लेते हैं ऐसा। आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल से अलग हटके मैं चीज़ बता रहा हूँ, बुक का एग्जाम्पल लिया इसलिए याद आ गया। आप कोई भी बुक ना खरीदो मैथ्स और साइंस की, ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी आप
जरूर ले लो। एनसीईआरटी से हम हर क्वेश्चन आपको करना है। पॉलिनोमियल आपने किया था एनसीईआरटी के, डाउट पूछे आपने। अब एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी आपने करी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने खत्म कर लिया बट एनसीईआरटी से किए ही नहीं है। आज ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी से करो। आ रही बात समझ में? एक इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव शीट भी मैंने दी हुई है, उससे अगर डाउट नहीं पूछोगे तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है? तो डाउट डिस्कस हो उससे पहले पूछ लो। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है वो शीट दे दी आप भूल गए, नहीं, आपको सॉल्व करके रखनी है। मैं किसी भी दिन आपसे पूछ लूंगा कि बताओ कहाँ सॉल्व की, भेजो, तो आपको फिर भेजना पड़ेगी। वैसे ही लीनियर इक्वेशन की भी अब आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट मिलेगी, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, आपके पास इनफ टाइम रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी जरूर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक नहीं परचेस करनी है। समझ में आई बात? अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कोई और बुक की रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी के अलावा मैथ्स और साइंस में, तो आप एक बार कॉल करके पूछ लो। जबरदस्ती पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग से इतनी शीट्स आपको मिल रही हैं कि आप वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो टाइम पर। सॉल्व तो कर लेते हो, आप होमवर्क कर लेते हो, बट टाइम पर कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इनफ मटेरियल आपको दिया जा रहा है कि नहीं है सफिशिएंट? आपने कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसमें? आपने पॉलिनोमियल में कितने क्वेश्चन करे, टोटल काउंट करे आपने? 100 से ज्यादा, ठीक है? वैसे ही लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम ही हो गई, आप 31 ये क्लास वाली और 40-50 के आसपास वो वाली, ठीक है? 80 तो वर्ड प्रॉब्लम ही हो गई। बाकी पहले कितने क्वेश्चंस किए होंगे आपको भी काउंट नहीं किए होंगे आपने, तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? ये स्कूल थोड़ी है जहां पर हम क्वेश्चंस काउंट करेंगे, गिनती के क्वेश्चन। हम अनलिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हम नॉलेज लेने बैठे हैं, कोई मार्क्स देने नहीं बैठे हैं, ठीक है? या कभी मैंने आपसे बोला हो कि ये छाप लो वो छाप लो, नहीं, ये सब स्कूल में चलता है, यहां पर नहीं चलता। क्लियर है? और फिर भी आप स्कूल की क्लास करने के लिए बिल्कुल उतावले रहते हो। क्यों? क्योंकि वो डरा कर रखते हैं परसेंटेज, हम आपको 20 नंबर हमारे पास है। अरे भैया उनके पास 20 नंबर है ना, केवल 80 तो आपके हाथ में है। इतना तो समझदार बनो, 80 ज्यादा होता है 20 से। और वो कोई काट नहीं लेंगे नंबर। जो 10th पास कर चुके ना उनसे पूछ लो कि क्या करना जरूरी होता है क्या नहीं। सब बेवकूफ बनते हैं 10th में। स्कूल वाले बोलते हैं, अब तो, पहले तो फिर भी नहीं होता था, अब तो बिल्कुल सर चढ़कर बोलते हैं कि नहीं ये पीडीएफ है और इसको पूरा छाप लो। ये छापने छूपने का काम बेकार है, टाइम वेस्टिंग है। लर्निंग हो रही है क्या आपकी? नहीं हो रही है, फिर क्यों कर रहे हो? आप दिन भर उसी में लगे रहते हो, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट है, ये है वो है, आपके एफएपीए आ रहे हैं और आप फिर फोन लगाकर बोलते हो कि सर ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, वो वाला चैप्टर नहीं हुआ, स्कूल में तो आ रहा है। अरे आ रहा है तो स्कूल की क्लास अटेंड कर रहे हो ना, करो फिर। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि स्कूल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई यहां हो रही है तो आपके पेरेंट्स को बोलो कि हमें स्कूल की क्लासेस पूरी अटेंड नहीं करनी है। मैथ्स की आप छोड़ सकते हो, साइंस की आप छोड़ सकते हो, ठीक है? हफ्ते में एक एक भी छोड़ोगे ना तो आपके पास इनफ टाइम बच जाएगा। और असाइनमेंट्स आपके पेरेंट्स को बोलो कि क्या दे रहे हैं वो असाइनमेंट्स में एक्चुअली। अगर कोई लर्निंग असाइनमेंट है तो डेफिनेटली करो आप। और छापने का है तो 10th में आके क्या राइटिंग की प्रैक्टिस करना है क्या, जो छापने वाला असाइनमेंट करोगे आप? एक नहीं, सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, बट सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स ऐसे हैं, 20% 10% टीचर्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डेफिनेटली आप पढ़ो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो मैथ्स का हो, जो हम पढ़ने वाले, अगर वो पढ़ा रहे हैं वो और आपको एफए में आने वाला है और आपको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली पढ़ो आप। बट अगर कोई टीचर ऐसे हैं, लीनियर इक्वेशन 10-11 क्लास हो गई, 11 × 2 20 घंटे, 22 घंटे में हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं और वो चीज आपको 2 घंटे में भी खत्म, 2 घंटे से पहले में खत्म कर दी होगी बहुत सारे स्कूल्स ने, तो क्या आपकी लर्निंग वहां से हो रही है या यहां से? आपको फीस वहां ज्यादा पे करना पड़ रही है यहां से। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप पास हो गए हो, आपको मार्क्स का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप पास हो गए हो, केवल लिखित में। बाकी नॉलेज कहां से मिल रहा है? यहां से। तो भैया जो बता रहे हैं वो करो ना। रिजल्ट्स आ गए 10th के, देख लिया कितने नंबर आए, नहीं पता है तो पिंग करो आप, बजाज क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर देखो, आप बजाज क्लासेस की ऐप पर जाकर देखो, आपको दिखेगा कि कितने मार्क्स आए हैं 10th में। हर साल 100 छपते हैं, इस बार भी 100 छपे मैथ्स में।
99, 98, 97 यूं ही रहते हैं। तो ये गाइडेंस जो हम देते हैं ना, ये हमारे फायदे के लिए नहीं देते हैं, ये आपके फायदे के लिए देते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फायदेमंद है तो इसको करो, और नहीं करना है मत करो, सीधी बात है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पे थे हम 27th वाला। हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि एक बुक आप खरीदने गए मैथ्स की और एक बुक खरीदने गए साइंस की, ठीक है। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे। तो आपने मैथ्स की बुक पूछा दुकानदार से कितने की, उसने लेस वेस करके जो भी अपनी मर्जी से बता दिया 200 रुपए की। आपने साइंस की बुक का पूछा तो उसने बता दिया कि 300 की, ठीक है, ऐसा होता है। फिर आपने क्या कि भैया डिस्काउंट नहीं करोगे क्या, तो उसने कहा कि हाँ कर देंगे। तो उसने आपका मन रखने के लिए क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं कि आप 50-50 रुपीज़ दोनों में कम कर देना। आपने एमआरपी देखकर उसको देखा ही नहीं कि एक्चुअली में वो कितने कम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो एक्चुअली उसने क्या किया कि एक बुक पर लॉस ले लिया और दूसरी बुक पर एक्स्ट्रा गेन ले लिया उसने। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो किसी आइटम पे अगर वो लॉस कर रहा है खुद का, तो दूसरी आइटम पे वो इतना गेन कर लेगा कि ओवरऑल उसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा उसका, गेन हो जाएगा। वही चीज यहां पर हो रही है कि एक दुकानदार है जिसके पास एक पुराना टी सेट पड़ा हुआ था, उसने उसको लॉस में बेच दिया कि चलो निकले तो सही। वैसे ही एक वही दुकानदार ने क्या किया, लेमन सेट जो नया का नया था, एकदम लेटेस्ट मॉडल, उसने उसको 15% गेन पर बेच दिया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, 84 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लॉस जो है वो क्या है, लॉस है मतलब उसको घाटा हुआ, और जो गेन हुआ वो क्या, फायदा हुआ। तो फायदा माइनस नुकसान, ठीक है, फायदा माइनस नुकसान, नुकसान कितने का, इतने का। ये क्या है, फायदा, और ये क्या है, नुकसान। तो फायदा माइनस नुकसान इज इक्वल टू नेट क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है क्या, गेन्स शॉपकीपर गेन्स ₹84। तो फायदा माइनस नुकसान इज इक्वल टू कितना, फायदा ₹84 का। समझ में आई बात? तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 15y माइनस 5x इज इक्वल टू 8400। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक 5 से डिवाइड करेंगे तो 3y माइनस x, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3y माइनस एक्स इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा 30, 8 ज़ा 40, 1680। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, केस 2, ठीक है, ये केस 1 था। केस 2 हम अगर देखेंगे तो केस 2 में क्या बोला है हमें, However, if he sells tea set 5% gain और लेमन सेट को भी 10% गेन, तो उसको टोटल गेन कितना होता है, 104 रुपीज। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो 5% गेन ऑन लेमन सेट, तो 5x अपॉन 100, और दोनों गेन है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों गेन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 10y अपॉन 100 और टोटल कितना, 104 रुपीज। आई बात समझ में? गेन प्लस गेन इज इक्वल टू गेन। यहां पर क्या था, नुकसान, और ये फायदा, तो फायदा माइनस नुकसान इक्वल टू फायदा। क्लियर है? क्योंकि फायदा क्या है, बड़ा है, जब भी तो उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, फायदा। यहां पर दोनों में ही फायदा हुआ तो टोटल फायदा इतना। तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 100 कहां चला जाएगा, यहां पर 5 का डिवाइड करेंगे, टू 2080 है ना, 2 बार में, फिर 0, फिर 8 ज़ा 40,
और फिर 0, तो 2080 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए बता देता हूं मैं। इक्वेशन को सॉल्व करना आप ही को है, ध्यान रहे, मैं नहीं करने वाला। मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं बोल रहा हूं, इक्वेशन आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। तो टी सेट यानी कि एक्स की वैल्यू 576 रुपीज, ठीक है, और लेमन सेट यानी कि वाई की वैल्यू 752 रुपीज। ठीक है, यहां पर देख लो बड़े बड़े नंबर हैं तो बहुत ही केयरफुली आपको चलना होगा। और इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में चेंज ना करते हो इस इक्वेशन को बदल सकते हो। इस इक्वेशन को अगर ऐसा लिख लोगे ना 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2080, है ना, इसको इक्वेशन 2 दे दोगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये वाली इक्वेशन में क्या है, x माइनस में, तो उसको x को उधर ले जाने से मतलब नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन को इस तरह से जमा लो, दोनों को ऐड कर दो, x से x निपट जाएगा, y बचेगा, बढ़िया। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड कर लेना उतना आ जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली एकदम सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 576 रुपये, टी सेट CP ऑफ टी सेट 576 और CP ऑफ लेमन सेट 752 रुपीज आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28। जो चीज़ समझाई ना मैंने अभी स्कूल वाली, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको जो वर्क दे रहे हैं अगर वो फ्रूटफुल दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और फ्रूटफुल नहीं दे रहे हैं तो फिर उसको उसमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का, उतना ज़्यादा टाइम डालने का मतलब ही क्या है, पॉइंट ही क्या है, ये बताओ। ठीक है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करो, नहीं होते हैं तो बोलो मुझसे बात करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। उनको बोलो कि एक क्लास आप स्कूल की अटेंड करके देखो कैसे पढ़ाते हैं, देख लो आप खुद ही, और एक कोचिंग की क्लास अटेंड करके देख लो कैसा पढ़ाते हैं, आप खुद ही देख लो। ठीक है, और डिफरेंस बता दो कि हम क्या करें, क्योंकि 4 घंटे स्कूल की फिर 2 घंटे ये वाली, तो फिर कैसे मैनेज करोगे। और फिर होमवर्क भी करना होता है मैथ्स का, साइंस का। मैथ्स, साइंस, सोशल ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेहनत करनी ही है, नहीं करोगे तो आपके ओवरऑल जो 80 मार्क्स है ना हाथ में, वो चले जाएंगे। आपको 50 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर है, स्कूल के 20 के चक्कर में सब अटक जाता है, सब धरा रह जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है कि आप जो भी 10th पास हो चुके हैं ना, उनसे पूछ लो, 10th का रिजल्ट आ गया, उनसे पूछ लो स्कूल वालों ने कितने दिए, क्या दिए, क्या किया था उन्होंने, तो आप उनको 20 में से 20 मिले, पूछ लो। ठीक है, जो स्कूल वाले बोलेंगे अगर वो पूरा करने लग गए ना तो हो गया काम। आज की तारीख में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो आपको एकदम फ्रूटफुल वर्क दे रहा हो कि हाँ ये लो मैथ्स की क्वेश्चंस की शीट, इसको सॉल्व करके और सबमिट करो। बहुत कम स्कूल से, बहुत कम टीचर से जो ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम सोशल के टीचर हैं, बहुत कम दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि हाँ कुछ लर्निंग के लिए दे रहे हो आपको केवल पीडीएफ पे पीडीएफ दिए जा रहे हैं, चैप्टर टू चैप्टर दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि करो, लिखो, इसको छापो, बढ़िया, है ना। और वो कोई काम के भी नहीं है आपके। अगर देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मेरा बोला हुआ आपको गलत लग रहा है तो बिल्कुल फॉलो मत करो। आपको लग रहा है कि हाँ आपके स्कूल में केमिस्ट्री टीचर बहुत बढ़िया है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बायो टीचर बहुत बढ़िया, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है, वो आपको छापने के लिए नहीं दे रहे हैं, सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं स्कूल्स में, तो आप बिल्कुल जुड़े रहो और करो, बहुत अच्छे से करो। ठीक है, मैं ये उन स्कूल्स के लिए या उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनके स्कूल में, क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं और सभी बच्चे शेयर करते हैं,
तो ये बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये जनरलाइज वे में कर रहा हूँ, मैं किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी बच्चे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जनरल वे में बोल रहा हूँ कि अगर फ्रूटफुल नहीं है स्कूल की क्लासेस या स्कूल का दिया हुआ काम तो फिर उसको जल्दी से निपटाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं करें हम, जल्दी से निपटाओ उसको, जैसे भी निपटाना हो आपको, ठीक है। और फिर जो फ्रूटफुल लगता है आपको वो काम करो ना। क्यों नहीं टाइम मैनेज होगा? बिल्कुल मैनेज होगा। FAPA के पीछे पड़े रहोगे, 20 नंबर जो आपके रहते हैं तो वो देंगे, 10 बार देना पड़ेंगे स्कूल के टीचर्स को। समझ में आई बात? इतनी क्लासेस अटेंड करते हो और FAPA में कोई फेल थोड़ी होने वाले हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। क्लियर है? और डिटेल में अगर अच्छे से सजेशंस चाहिए तो कॉल पर मुझसे बात कर लो, अच्छे से अपन बात करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। जितने भी कंफ्यूजन है सब निकल जाएंगे दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 27 हमने किया अभी, 28 वाला। 28 वाला करेंगे। 28 में क्या है? 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। तो लेट 90% प्योर एसिड, let 90% pure acid, let the quantity of 90% of pure acid be X liters, ठीक है। और 97% वाला जो है उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं Y लीटर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली कंडीशन क्या कि X लीटर प्लस Y लीटर इक्वल टू 21 लीटर, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। हमसे क्या बोला है कि 90% प्योर एसिड और 97% प्योर एसिड के मिक्सचर को मिलाकर 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड बनाया गया है, ठीक है। तो 90% वाला एसिड कितना है? X लीटर है मान लिया, और 97% ऑफ प्योर एसिड कितना है? Y लीटर है। तो X प्लस Y लीटर इक्वल टू 21 लीटर, ये हमने पहली एकदम आसान सी इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, आपको यह निकालना होगा कि 90% ऑफ प्योर एसिड कितना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्वांटिटी तो हमने सपोज कर ली है, ठीक है, बट आपको यह देखना होगा कि एक्चुअल में जो X लीटर्स हम ले रहे हैं, आ रही बात समझ में? जो X लीटर्स हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है? क्लियर है अच्छे से? तो 90% ऑफ प्योर एसिड जो है उसकी क्वांटिटी, 97% जो प्योर एसिड है उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम एसिड A, इसको एसिड B मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट 90% प्योर एसिड इज एसिड A एंड 97% ऑफ प्योर एसिड इज एसिड B, ठीक है। A और B हमने मान लिया। सो नाउ क्वांटिटी ऑफ एसिड A इज इक्वल टू कितना परसेंट? 90% ऑफ X। तो 90% ऑफ X कितना होता है? 90% ऑफ X, तो 90x अपॉन 100। उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ एसिड B कितना होगा बताओ? 97y, 97% ऑफ Y, तो 97y। क्लियर है? और अब क्वांटिटी ऑफ कौन सा एसिड है? 95% एसिड, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे 90% ऑफ x लिया था, तो यहाँ पर 95% ऑफ, ये कितना लिया था हमने x लीटर्स, और यहाँ पर ये टोटल मिक्सचर कितना है 21 लीटर्स है, ठीक है। तो 95 इंटू 21 अपॉन 100, तो 95 इंटू 21 1995 अपॉन 100। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ एसिड ए प्लस क्वांटिटी ऑफ एसिड बी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है? मिक्सचर है ना? क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक और इक्वेशन बन जाएगी, एसिड ए की क्वांटिटी 90 अपॉन 100, 90x अपॉन 100 प्लस 97y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1995 अपॉन 100, ठीक है। 100 तो सारे चले जाएंगे, ये एलसीएम लेकर उधर भेजोगे, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 90x प्लस 97y इक्वल टू 1995, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड के लिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ चुकी थी, इक्वेशन सेकंड है ये, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपके पास है, आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देखो। मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर वैल्यूज काफी छोटी है, यहां पर काफी बड़ी है, तो अगर आप सोचोगे 90 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर सोच रहे हो कि x की वैल्यू निकाल ले y के टर्म्स में और पुट कर दे तो वो भी कर सकते हो, आपका लुकआउट है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं क्या आंसर आना चाहिए। तो 28 वाला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें 6 और 15 आना चाहिए वैल्यू, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 15। और फिर क्वेश्चन रिपीट करके क्या लिखना होगा आपको, देयरफॉर 6 liters of 90% of pure acid and 15 liters of 97% of pure acid is mixed to form 95% of 21 liters of acid। क्लियर है अच्छे से? वही क्वेश्चन को रिपीट करना होता है और कुछ भी अलग से नहीं है। समझ में आई बात? हमें क्या दिया हुआ था 28 वाले में, ध्यान से देखेंगे। 90% प्योर एसिड x लीटर है, हमने एसिड A बोल दिया उसको। 97% ऑफ प्योर एसिड y लीटर है, एसिड B बोल दिया। तो एसिड A x लीटर, एसिड B y लीटर, टोटल एसिड कितना है, मिक्सचर कितना भर रहा है 21 लीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमने वैसे तो x और y ले ली थी, बट फिर भी परसेंटेज हमको दिया हुआ है तो हमने क्या निकाला, क्वांटिटी निकाली। तो कितना है 90% ऑफ x, तो सॉल्व किया, ये आ गया 97% वाले की आ गई। टोटल जो मिक्सचर है उसका भी वैल्यू निकाल लिया, और A एसिड प्लस B एसिड इक्वल टू मिक्सचर आपका, इक्वेशन सेकंड आ गई। और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो 29 वाला देखते हैं। ट्वेंटी 29 वाला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आप ज्योमेट्री 9th में 90% ज्योमेट्री आप 9th में पढ़ चुके हो, पता है। 10th में ज्योमेट्री बहुत थोड़ी सी है, ले देगा ट्रायंगल है और एक सर्कल है। सर्कल तो इत्तू सा है, ठीक है। ट्रायंगल है जो भी है 10th क्लास में, बस उसके अलावा ज्योमेट्री है ही नहीं 10th क्लास में। 90% ज्योमेट्री आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको रिवाइज कर लेना। क्यों? क्योंकि जितनी 90% आपने 9th में ज्योमेट्री पढ़ी है पूरी 10th क्लास में लग जाएगी इतने से में। क्लियर है अच्छे से?
तो बजाय उस वक्त पछताने के अभी अगर टाइम हो तो धीरे धीरे उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बोला है कि एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सी इक्वल टू, ये गिवन कंडीशन है, फाइंड दी एंगल्स। तो लेट यहां पर x और y के टर्म्स में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एंगल ए बी x डिग्रीज एंड एंगल बी बी y डिग्रीज। आप चाहो तो a और b रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसलिए x डिग्री y डिग्री ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन है हमें, क्या गिवन है, एंगल c इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये गिवन है, ठीक है। तो हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B, और करके क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, लिख सकते हैं ऐसा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू डालते हैं a और b की, तो थ्राइस ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। सॉल्व करेंगे अगर तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3y, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, एएसपी से काम नहीं चलता है, 10th बोर्ड में पूरा लिखना पड़ता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सीपीसीटी लगता है तो पूरा आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस तरह से फुल फॉर्म चलता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर शॉर्टकट मार रहा हूं तो आप भी मारो, एग्जाम आपको देनी है, मुझे नहीं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट, what we know, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। तो एंगल A x डिग्री प्लस एंगल B y डिग्री, और एंगल C की वैल्यू क्या ले लूं मैं, थ्राइस ऑफ एंगल B, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या ले लिया, एंगल C की वैल्यू थ्राइस ऑफ एंगल B, तो क्या लिख सकता हूं मैं, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस थ्राइस ऑफ B को क्या माना, y, तो 3 टाइम्स ऑफ y। क्लियर है ना। थ्राइस ऑफ B को ये ले लेते हैं ना हम, ये ज्यादा सही है। थ्राइस ऑफ B को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B 180। ये कहां से, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमने एंगल C को क्या लिखा, थ्राइस ऑफ B, और फिर वैसे तो गिवन है एंगल C को डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो स्टेप हो गई, कोई बात नहीं। तो x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ a क्या है x, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ b क्या है y, तो ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 3 कितना हो जाएगा, 60। 180 बाई 3 60। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक थर्ड इक्वेशन और एक फोर्थ इक्वेशन। आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। y की जगह मैं 2x रख सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की जगह 2x रख दिया, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x 60/3 20, और y कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40, तो बताओ एंगल C कितना आ जाएगा। एंगल C इज थ्राइस ऑफ B, यानी कि थ्राइस ऑफ y, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल C
एंगल x20 यानी कि एंगल A20, एंगल y40 यानी कि एंगल B40, और एंगल C 3 टाइम्स ऑफ B, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B यानी कि 4 3 12, 120 डिग्री। ठीक है, तो टोटल कर लो, क्या 180 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, 20 40 और 120। क्लियर है सभी को अच्छे से? पक्का? रफ करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन में इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी आते हैं। आप अगर एक्स वाई नहीं लेते, ए बी सी ही रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ी लिखा रहेगा उसके माथे पर कि मैं लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हूँ, है ना। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देंगे, ऐसा थोड़ी लिखेंगे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि कैसे पता चलेगा, हम एक्स वाई नहीं लेंगे तो कुछ नहीं। आई बात समझ में? आपको जस्ट मैथ्स में मेथड पर फोकस करना है, आंसर आपका सही आना चाहिए, स्टेप्स प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी ये बिल्कुल मत सोचा करो कि ये मेथड है तो यही लगेगी, नहीं, 10 तरह से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, और ज़्यादा तरह से हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्लस जो आप होमवर्क में करते हो वो मल्टीपल मेथड से किए जा सकते हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वेलरी वाला। ज्वेलरी वाला, तो ज्वेलरी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। A jeweler has a bar of 18 karat gold and 12 karat gold. How much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold weighing 120 ग्राम? 120 ग्राम का गोल्ड, मजा आ जाए, है ना। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? गिवन प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। जानते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम खासकर बॉलीवुड मूवीज, है ना, कितना 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड माना जाता है। ठीक है, 100% प्योर गोल्ड को क्या बोलते हैं हम? 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, बट ऐसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते, ये एक जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते, उसके बार्स बनाकर रखे जाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड को फ्यूज किया जाता है, गोल्ड को मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल के साथ में। ठीक है, ताकि उसमें मजबूती आए और वो एज ए ज्वेलरी रहे। ठीक है, चूड़ियाँ या कान की बालियाँ या फिर नाक का या फिर कोई भी नेकलेस वगैरह जो भी चीज़ हैं, अंगूठी, जितनी भी चीज़ें होती है गोल्ड की, सभी में मिक्स होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, मेटल क्या होता है? मिक्सड अप होता है। तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती, इसलिए मिक्स किया जाता है। आई बात समझ में? ताकि मजबूत रहे। पता चला टूट गया, है ना, गिर गया। तो 18 कैरेट गोल्ड यानी कि थोड़ा कम प्योर, 12 कैरेट गोल्ड मतलब 24 का आधा 12, 24 कैरेट क्या है? प्योरेस्ट, 100% प्योर गोल्ड। तो 12% क्या हो जाएगा बताओ? 50% प्योर गोल्ड। ठीक है, आई बात समझ में? तो लाइक 22 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी बन सकता है, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, तो गोल्ड बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड में मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल। ठीक है, तो आपको ज्वेलरी लेने से पहले ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करनी चाहिए कितना कैरेट गोल्ड है इसमें, है ना, कितना ग्राम सोना है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? 120 ग्राम टोटल गोल्ड है। हमें क्या निकालना है कि 18 कैरेट गोल्ड कितना मिलाया है, 12 कैरेट गोल्ड कितना मिलाया है। तो लेट द अमाउंट ऑफ, कैरेट को सी लिखूंगा मैं, कैरेट को सी लिखूंगा, एक्स ग्राम्स, और दूसरा कितना है? 12 कैरेट, वाई ग्राम्स। ठीक है, अब जो कंडीशन दी हुई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन बन रही है? सबसे पहली कि 18 कैरेट गोल्ड x ग्राम है, 12 कैरेट गोल्ड y ग्राम है, टोटल कितना है? 120 ग्राम सोना है। तो एक इक्वेशन ये बन गई ना। अब हमें क्या बोला जा रहा है? 18 कैरेट गोल्ड है x ग्राम। ठीक है,
तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, गोल्ड परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो गोल्ड परसेंटेज इन 18 कैरेट गोल्ड, गोल्ड परसेंटेज इज 18 कैरेट गोल्ड, तो जितना है अपॉन जितना 100 होता है ना, तो 18 कैरेट गोल्ड अपॉन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है 24, ऐसा गिवन है हमको और होता भी है एक्चुअल में, इनटू 100। तो ये क्या निकल जाएगा परसेंटेज गोल्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 75% क्या होगा, ये प्योर गोल्ड होगा, ठीक है। वैसे ही गोल्ड परसेंटेज इन 12 कैरेट गोल्ड, तो यहाँ पर भी 12/24 इंटू 100 करेंगे, तो ये 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो कितना आ जाएगा 50%। फिर जो चाहिए हमें वो क्या है, जो एट लास्ट चाहिए गोल्ड परसेंटेज इन कितना परसेंट, कितना 16 कैरेट, तो 200/3% है ना। ये निकालने का क्या मीनिंग है, क्यों निकाला हमने ये, देखो सीधी सी बात है, आपके पास क्या दे रखा है आपको कि 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, एक मिक्स बना रहे हैं, जो कि 16 कैरेट गोल्ड का कोई भी एक बार रहेगा, है ना। इसमें बार की बात कही है, ज्वेलरी की बात नहीं कही है, तो बार रहेगा, आई बात समझ में। तो x ग्राम और y ग्राम ले लिया और x प्लस वाई टोटल 120 ग्राम हो गया। यहाँ पर 18 कैरेट गोल्ड यानी कि कितना परसेंट सोना हुआ उसके अंदर, 75% सोना हुआ। 12 कैरेट गोल्ड मतलब 50% प्योर गोल्ड। 16 कैरेट मतलब 200/3% गोल्ड। समझ में आई बात। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, "75% of x plus 50% of y" क्वांटिटी है ना। 18 कैरेट गोल्ड कितना है, x परसेंट, x ग्राम, और 12 कैरेट गोल्ड कितना है, y ग्राम। तो 75% ऑफ जो प्योर गोल्ड है वो कितना है, x ग्राम। 50% जो गोल्ड है वो कितना है, y ग्राम। और 200/3% जो गोल्ड है वो कितना है, तो 200/3% ऑफ कितना ग्राम है, 120 ग्राम। तो 75/100 into x plus 50/100 into y is equal to 200/3 इंटू परसेंट का 100 और ये 120। क्लियर है। सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, 100 से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 75x प्लस 50y प्लस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 0 0, ठीक है। 100 100 100 चले गए तीनों, ठीक है, गायब हो गए, है ना। 100 का एलसीएम लेंगे, इधर भेज देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 75x प्लस 50y और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 0 और एक और 0, 2 0 और एक और 0, 3 0, ठीक है। अब इस पूरे को किससे डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 आएगा, इधर 2 आ जाएगा। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में 75, 5 बचा, 2 बार में 50,
और 320 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास है। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों को, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 है तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आना चाहिए x की 80 और 40। ठीक है, 80 और 40, तो x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 40। ठीक है, तो 18 कैरेट गोल्ड कितना है 80 ग्राम और 12 कैरेट गोल्ड कितना है 40 ग्राम। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है सभी को। फटाफट से नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा अच्छे से समझाया मैंने, 2 बार समझाया है बीच में ही, अगर आपको फिर भी नहीं आया है तो अच्छे से रिवाइंड करके देख लो। क्लियर, नेक्स्ट वाला भी आई थिंक इसी तरह का तो है ना। A chemist has one solution containing 50% acid and a second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of a 40% acid solution? एक केमिस्ट है जिसके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है और दूसरा एसिड बी है जिसमें 25% एसिड है। ठीक है, एसिड ए 50% एसिड है और एसिड बी 25% एसिड है, दोनों को मिलाया उसने और 10 लीटर का मिक्सचर बना लिया और उसमें कितना है 40% ऑफ एसिड है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही है ना, 28 वाले जैसा हुआ, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, कोई अंतर ही नहीं है इसमें, तो 31 और 28 वाले में कोई अंतर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर 21 लीटर का बना था, या 10 लीटर का बन गया, तो जो 50% वाला एसिड है उसको एसिड ए मान लो, 25% वाले को एसिड बी मान लो, तो x लीटर्स प्लस y लीटर इक्वल टू 10 लीटर। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी उसके लिए 28 वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो 31 वाला जो है वो 28 वाले जैसा है, बिल्कुल सेम है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, आंसर मैं ज़रूर लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप करोगे तो चेक कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है वो होना चाहिए आपका x क्या लोगे y क्या लोगे वो आप देख लेना, है ना। 6 लीटर ऑफ 50% जो एसिड ए रहेगा, है ना, x क्या रहेगा आपका 50% ऑफ एसिड। ठीक है, और ये कितना आना चाहिए 6 लीटर आना चाहिए, और वैसे ही y जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 25% ऑफ एसिड जो है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी 4 लीटर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो एक सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन जिसमें 50% एसिड है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 25% एसिड है, और इन दोनों को मिलाकर 6 लीटर ये मिला है, 4 लीटर ये मिला है, और दोनों को मिलाकर क्या बना रहा है वो 10 लीटर का एक और सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें 40% एसिड रहेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर लिख दिया है, बट ये क्वेश्चन 28 जैसा बिल्कुल सेम है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 31 ज़रूर कर लेना है खुद से। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं 1 या 2 दिन बाद रैंडमली कॉल करूँगा या चैट बॉक्स में मैसेज करूँगा और बोलूँगा कि मुझे लीनियर इक्वेशन, कौन सी क्लास है, ये 10th क्लास है ना, हाँ, लीनियर इक्वेशन की 10th क्लास का फोटो क्लिक करके भेजो क्लास का। क्यों? क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत ही कम है जिसके सॉल्व किए हैं, बाकी मैंने शायद एक भी इक्वेशन सॉल्व नहीं की है। इक्वेशन बना दी है मैंने, क्यों? ताकि आप सॉल्व करो, और मुझे बिल्कुल कंटिन्यूटी में चाहिए, किसी के पास ये बहाना नहीं चाहिए कि सर मैंने तो पूरी क्लास देख ली उसके बाद आराम से बैठ के किए। नहीं, आप जगह उतनी छोड़ ही नहीं पाओगे जितनी रिक्वायर्ड है, गलत भी होता है सही भी होता है, तो आप क्लास में ही करो ना। ठीक है, चलो, तो आपको होमवर्क क्या रहेगा, बचे हुए सारे क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से बचे हैं एक बार देख लेते हैं। आई थिंक 15 क्वेश्चन बचे होंगे, है ना।
जितने हमने नहीं किए हैं वो लगभग 15 या 16 होंगे, ठीक है। तो एक तो आप 31 वाला मार्क कर लोगे, ये 31 वाला आपको करना है, इसके अलावा जितने भी क्लास में हमने किए उसके सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। अब पेज नंबर 12 पर 4, 5, 6, वैसे तो आपके पास मार्क जो नहीं है वो होमवर्क हो गए आपके, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि बहुत होशियार लोग हैं, सर ये तो देखा ही नहीं, ये तो दिखा ही नहीं, छुप गया था ये तो इस तरह के बहाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेज नंबर 12 पर 4, 5, 6, पेज नंबर 13 पर 20 से लेकर 25 तक, पेज नंबर 13 पे 20 से लेकर 25 तक, फिर 34, 35, 36, 34, 35, 36 और फाइनली पेज नंबर 14 पर 41 वाला, देखो बोट वाला है, 41 वाला बोट वाला, इसको मत भूलना है ना, ठीक है, छुपा हुआ है ये 41 वाला बोट वाला, क्योंकि ऊपर के भी 3 कर चुके हो, नीचे के 2 कर चुके हो, तो 41 वाला अकेला है, तो 41 वाला और 44 से लेकर 48 तक, ठीक है। सब तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ध्यान रहे आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में एक टर्म यूज की गई है, क्वेश्चन नंबर 48 में एक टर्म यूज की गई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में एक टर्म यूज की गई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको 9th में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 9th का जो सर्कल चैप्टर है उसको उठाकर रिवाइज करो, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का समझ में आ जाएगा, वरना डाउट पूछोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो नेक्स्ट क्लास में पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं अच्छे से, है ना। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। जिन्होंने अभी भी ग्राफ के क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं ग्राफ बनाकर, वो ध्यान रखें, मैं कोचिंग बुलाऊंगा और यहाँ पर बैठाकर करवाऊंगा। फिर मत बोलना कि सर काय के लिए बुला लिया, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोरोना का अगर मिसयूज करके पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, तो फिर आप नहीं बचोगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपको टाइम दिया जा रहा है, कल भी कल नहीं 2 दिन से मुझे आप लेट ग्राफ भेज रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा कि लेट क्यों भेजा या आपने जल्दी क्यों भेजा, ठीक है। तो मुझे अभी भी ग्राफ रिसीव हो रहे हैं, 5-5, 4-4 करके ग्राफ भेज रहे हैं, तो बेवकूफ़ नहीं है वो। आपको ये समझना होगा कि जो भी चीज़ आपको मिलती है होमवर्क के लिए वो आपके फायदे के लिए है। क्लियर है ना। तो मुझे मजबूर मत करो कि आपको कॉल करके, आपके पेरेंट्स को कॉल करके बोलूं मैं कि आप यहां आओ। मैं भी नहीं चाहता कि आप यहां कोचिंग आओ, तो खुद से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे और लीनियर इक्वेशन के डाउट्स सॉल्व करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ लेकर बैठना है, टेस्ट कॉपी लेकर बैठना है और टेस्ट पेपर लेकर बैठना है, बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, और होमवर्क लेकर बैठना है ताकि मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, और उसकी नेक्स्ट क्लास में ही हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। तो नया चैप्टर आपका रहेगा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। केमिस्ट्री कॉपी बना लेंगे सभी लोग और तैयार रहेंगे। क्लास 9th में जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था उसको रिवाइज जरूर कर लेना। आपको एटॉमिक नंबर्स याद होना चाहिए, वैलेंसीज याद होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है वो याद होना चाहिए। 10th में केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया है, वो 9th में सिखाया है। क्लियर है? तो 10th में स्टार्टिंग करेंगे हम केमिकल फॉर्मूले से नहीं, केमिकल इक्वेशन से, और फिर रिएक्शन। क्लियर है अच्छे से? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।